हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट निमोनिया। ओके, इसमें हमें किसके बारे में बात करनी है? एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है निमोनिया। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। तो फर्स्टली निमोनिया की डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन इंक्लूड की हुई हैं। आपको जो इजी वन लगती है वो लिख सकते हो। वैसे 2 नंबर में हमें 2 डेफिनेशन लिखनी चाहिए, कंपल्सरी है। तो पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि निमोनिया इज़ द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लंग टिश्यूज। ठीक है, तो निमोनिया में बेसिकली क्या हो रहा है, इस वर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ कि जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उनकी क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। ठीक है, ड्यू टू पर्टिकुलर पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंगी। तो निमोनिया में क्या हो रहा है, हमारे लंग्स की इन्फ्लामेशन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। ओके, नेक्स्ट अनदर डेफिनेशन इसमें क्या बताया गया है हमको, और क्या हो रहा है इसमें, इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है कि लंग्स के टिश्यू होते हैं, उसकी फंक्शन यूनिट होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लंग्स के पैरेन्काइमा जो है टिश्यूज ही होते हैं लंग्स के, उसकी क्या हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है। स्पेसिफिकली इसको इफेक्ट कर रहा है एल्वियोल को। ठीक है, जो हमारे लंग्स के एल्वियोल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोल होती है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, तो उस पार्ट में लंग्स के एल्वियोल क्या है कि वो स्पेशली इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा उनमें ही फ्लूइड फिल हो जाता है जब कोई भी बैक्टीरिया हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी इन्फ्लेम्ड और फिल्ड हो जाएंगे फ्लूइड से। ठीक है, जैसे सपोज मैं तुम्हें बताती हूँ एक प्रोसेस, सपोज कि ये तो मैं थोड़ा रफली एक डायग्राम बना रही हूँ। सपोज ये लंग्स है अपने, ठीक है, अंदर जैसे ब्रोंकियल ट्री होता है उसमें एल्वियोली वगैरह नीचे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया सपोज कि लंग्स में गया, लंग्स में जाके वो हमारे उसने लंग्स में अटैक किया। जब वो लंग्स पे अटैक करेगा तो हमारा जो अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम, उसका रिस्पॉन्स आना है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का जब रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। जैसे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो जो हमारे एल्वियोल है उसमें क्या है कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा वहाँ पे WBC, न्यूट्रोफिल, साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होना कि वहाँ पे काफ़ी सिक्रीशंस एल्वियोल में फिल्ड हो जाती हैं, पस वगैरह फ्लूइड काफ़ी फिल हो जाता है। ठीक है, जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। अब देखो सपोज कि ये तुम्हारा एल्वियोल है, ठीक है, पहले इसमें क्या थी, गैस थी, गॉट इट। नाउ व्हाट इज इट, अब इसमें क्या है, यहाँ पे फ्लूइड बढ़ गया, यहाँ पे पस आके पस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे सिक्रीशंस काफ़ी हैं, ठीक है, काफ़ी सारी सिक्रीशन क्या इकट्ठी हुई पड़ी हैं। तो अब जैसे एयर पास नीचे आएगी तो आगे तो पहले ही फ्लूइड फिल है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जा पाएगी। अगर ऑक्सीजन ही जा पाएगी तो गैस एक्सचेंज कैसा होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर अंदर ऑक्सीजन ही नहीं गई तो कैसे गैस का एक्सचेंज होगा, गैस तो एल्वियोल में एक्सचेंज होनी है, और जब ये ऑक्सीजन नीचे ही नहीं जा पा रही तो एक्सचेंज क्या खाक होगी, नहीं होगी ना। तो अगर यहाँ पे अच्छे से चेंज नहीं होगी दैट मीन्स कि ब्लड में भी ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो पर्सन को हाइपोक्सिया की कमी महसूस होगी ना, क्योंकि गैस एक्सचेंज क्या है, इम्पेयर्ड है। O2 और CO2 का एक्सचेंज ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इस वजह से ब्लड में भी ऑक्सीजन कम है और पर्सन में क्या है कि ऑक्सीजन की लैक हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से ये क्या है कि हमारा निमोनिया प्रोग्रेस करता है। नेक्स्ट जैसे लास्ट वन डेफिनेशन क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स इन विच एयर सैक्स। ठीक है, एयर सैक्स आर फिल्ड विद फ्लूइड और पस, वही कि एल्वियोल के जो एयर सैक्स हैं वो फ्लूइड और पस से क्या है कि फिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कफ आ रहा है। अब कफ क्यों आ रहा है पेशेंट को, देखो जैसे पेशेंट के एल्वियोल वगैरह में फ्लूइड वगैरह फिल हो जाता है, ठीक है, तो सपोज इसकी जो ब्रोंकियल्स वगैरह हैं उसके आसपास भी काफ़ी फ्लूइड सिक्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो रिसेप्टर्स को फील होता है कि ज़्यादा सिक्रेशंस वगैरह लंग्स में हो रही हैं, तो वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सिक्रेशंस इकट्ठी हो चुकी हैं। ठीक है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मैसेज रिसीव करता है कि ओके मेरे लंग्स में ज़्यादा सिक्रेशंस हो चुकी हैं, तो वो क्या करता है कि कफ रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करवा देता है, सो दैट कि वहाँ से सिक्रेशन को वो एक्सपेक्टोरेट करवा पाए, उसको रिमूव करवा पाए बॉडी से। ठीक है,
तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं कफ रिफ्लक्स को छोड़ देता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस वजह से पर्सन को कफ आता है कि वो सिक्रीशन क्या है कि वहाँ से रिड्यूस हुए, ठीक है। उसके बाद चेस्ट पेन होगी प्लूरोटिक चेस्ट पेन। प्लूरोटिक चेस्ट पेन मीन्स कि जब वहाँ पे जो सिक्रीशन वगैरह है उनकी वजह से जब वो कैविटी आपस में टकराती है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को जब वो ब्रीथ करता है और वो लेयर्स तो होती हैं विसरल और पार्इटल प्लूरा, वो आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है क्योंकि वहाँ पे सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी पेशेंट इन एंड आउट ब्रीथिंग करता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। गॉट इट। नेक्स्ट है ट्रबल ब्रीथिंग, ठीक है, ट्रबल ब्रीथिंग। अब ऑक्सीजन का गैस जो है वहाँ पे कम लेवल है, इसकी वजह से भी उसको ब्रीथिंग डिफिकल्ट होगी। दूसरा, इतनी सारी वहाँ पे सिक्रीशन है तो ब्रीथिंग में तो ट्रबल होगा ही ना पर्सन को, गैस तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहे। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ निमोनिया की कैसे ये फैलता है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना, सबसे पहले जब भी तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है पहले तो लिखना कि है क्या, इसमें हो क्या रहा है। हो क्या रहा है हमारे यहाँ पे, इन्फ्लामेशन हो रही है किसकी, लंग्स टिश्यूज़ की, ओके। फर्स्टली लंग टिश्यू की इन्फ्लामेशन हो रही है, अब किसके कारण हो रही है, पर्टिकुलर पैथोजन जैसे वायरस, फंगी, पैरासाइट। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड वगैरह फिल्ड हो रहा है एल्विल में, जिसकी वजह से हमारा गैस एक्सचेंज क्या है, इम्पेयर हो रहा है, हमें कफ, फीवर और चेस्ट पेन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके। नेक्स्ट मूव टाइप्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि निमोनिया की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स आती है। सो वी हैव सो मैनी टाइप्स। बेसिकली जो हमारे पास टाइप्स आती है वो इसकी आती है कि किस टाइप को हमने डिवाइड कर दिया है कि पर्टिकुलर पैच, जैसे कॉज के बेस पे टाइप्स आ जाती हैं। देन वी हैव बेस्ड ऑन सेटिंग, वी हैव बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, कि वो लोबार है जहाँ फिर ब्रोंकियोल है। सो फर्स्टली स्टार्ट विथ कॉज डिवीजन। तो अगर बैक्टीरियल निमोनिया की बात करो बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, जैसे कि स्टाफिलोकोकस हो गए, मर्सा हो गया, ठीक है, ऐसे अगर वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है देन वी कॉल इट एज बैक्टीरियल निमोनिया। नेक्स्ट वायरल, अगर वायरस की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो रही है देन वी कॉल इट एज वायरल निमोनिया। देन फंगस की वजह से हो रही है देन वी कॉल इट एज फंगस निमोनिया। जब मैं तुम्हें कॉजेज़ के बारे में करवाऊंगी वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर बैक्टीरिया के नाम बताऊंगी कि हाँ कौन से जो हमारे आते हैं, जो भी ये बैक्टीरिया हैं कौन से बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं, कौन से वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड ऑल्सो फंगस वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है, वहाँ पे मैं तुम्हें डिटेल में बताऊँगी। नेक्स्ट टाइम होता है कि सेटिंग के बेस पे, ठीक है, सेटिंग मीन्स कि वो तुम्हें कम्युनिटी में हुआ या फिर हॉस्पिटल में हुआ। सो व्हेन वी टॉकिंग रिगार्डिंग कम्युनिटी बेटा, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा रखना है कि कम्युनिटी में जो होता है वो क्या है कि सपोज कि तुम बाहर गए इन्वायरमेंट में, कम्युनिटी में तुम सर्वाइव कर रहे हो, वहाँ से तुम्हें कोई पैथोजन तुमने इनहेल कर लिया जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो तुम्हारे अंदर चला गया और अंदर जाके उसने इन्फेक्शन कर दी, ठीक है, तुम्हें बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन कहाँ से मिला, कम्युनिटी से मिला। और कम्युनिटी वाला क्या होता है कि लेस देन 48 आवर्स या फिर हम इसको लेस देन 2 डेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में भी सपोज कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है लेकिन अभी उसको 48 आवर्स से पहले और 2 दिन से पहले ही अगर निमोनिया उसका डायग्नोस होता है दैट मीन्स कि वो कम्युनिटी से ही लेके आया है, ठीक है। कम्युनिटी वाला जो है उसकी ये स्पेसिफिक रहती है कि वो पर्सन क्या है कि उसको कहीं ना कहीं कम्युनिटी से ही मिला है। अगर सपोज कि वो हॉस्पिटल भी आया है लेकिन अभी उसको 48 आवर्स नहीं हुए, लेस देन 48 आवर एंड लेस देन 2 डेज, हम उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड ही कंसिडर करेंगे अगर वो हॉस्पिटल आके भी डायग्नोस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नाउ व्हाट इज़ दैट, हॉस्पिटल मतलब कि सपोज कि पेशेंट आया हॉस्पिटल में, पहले तो वो ठीक ठाक आया था, ठीक है, अब हॉस्पिटल आया और उसको 48 आवर्स हो गए हॉस्पिटल में आए हुए, ठीक है। 48 आवर्स के बाद और 2 डेज़ के बाद अगर वो बंदा निमोनिया से डायग्नोस होता है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज़ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, इसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कंसिडर करेंगे, ओके। अब ये इसकी एक सब टाइप है हमारे पास वैप। वैप मीन्स वेंटिलेशन एसोसिएट निमोनिया, ठीक है। इसमें क्या है कि जब पेशेंट वेंटी पे होता है ना, जब उसको ऑक्सीजन वेंटिलेशन दे रहे होते हैं तब जो उसे निमोनिया होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वेंटिलेशन, ठीक है। बेसिकली वेंटिलेशन से कैसे होगा बेटा, देखो समटाइम हमने पेशेंट को ईटी ट्यूब डाली होती है, ठीक है,
हमने पेशेंट को क्या डाली होती है, ईटी ट्यूब डाली होती है जब उसको वो वेंटिलेशन पे होता है। जब ईटी ट्यूब डालते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हम उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि उसकी गैस्ट्रेशन सिक्रीशंस क्या है कि कम हो, ठीक है। उसकी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उनको कम करने के लिए हम उसे कुछ मेडिसिन दे देते हैं जिससे एसिड वगैरह कम प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये होता है कि अगर सपोज कि स्टमक में एसिड ज़्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर ना आए, ठीक है, उसको रिफ्लैक्स वगैरह ना हो। तो हम जब ईटी डालते तो हम कहीं ना कहीं ऐसी मेडिसिन पे पर्सन को रखते हैं कि उसकी सिक्रीशंस कम हो। लेकिन अब जब जो इन्वायरमेंट स्टमक का है उसमें अगर एसिडिटी कम होगी, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को तो हमने सप्रेस कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे जो मीडियम है वो अल्कालाइन है और बैक्टीरिया अल्कालाइन मीडियम में क्या करता है, ग्रो ज़्यादा करता है, ठीक है। वो ये तुम्हारी ईसोफेगस है और ये तुम्हारी फारिंक्स वगैरह एरिया, ठीक है। नीचे तुम्हारा स्टमक आ जाएगा, ठीक है। स्टमक्स में क्या है कि अब तुम्हारा हमने जो भी मेडिसिन दे के स्टमक की जो एसिड प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया, ठीक है। वहाँ पे अब अल्कालाइन मीडियम है और अल्कालाइन मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है, गॉट इट। अगर सपोज कि जहाँ पे अल्कालाइन मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई और वो बैक्टीरिया चलते चलते बीप करते करते तुम्हारे एयरवे में चला गया, ठीक है, जहाँ फिर ईटी ट्यूब के थ्रू कहीं ना कहीं ईटी ट्यूब के थ्रू वो तुम्हारे लंग्स में चला गया, तो वहाँ पे जाके वो क्या कॉज करेगा, निमोनिया, ठीक है। सो हम ये भी एक रीज़न मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी हमें निमोनिया होता है, जिसको हम वेंटिलेशन एसोसिएशन निमोनिया बोलते हैं। और भी कई सारे रीज़न होते हैं वेंटिलेशन निमोनिया के, बेसिकली एक मैंने तुम्हें ये बता दिया कि इससे कैसे होता है, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है, देन अगर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर गया और वो तुम्हारे एयरवे में चला गया, दैट इट लीड टू निमोनिया, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अब बेस्ड ऑन एनाटॉमिक पार्ट, ठीक है। एनाटॉमी पार्ट में अगर हम लोबार की बात करें तो जैसे हमारे लंग्स के लोब्स होते हैं, ठीक है, सपोज इस लंग्स में 3 लोब हैं, इसके 2 हैं, ठीक है। तो लोब्स में क्या होता है कि अगर तुम्हारा पर्टिकुलर एक लोब ही अफेक्ट हो रहा है, सपोज यही वाला लोब अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको हम लोबार निमोनिया कंसिडर करेंगे कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लोब को अफेक्ट किया है, जहाँ पे किसी और लोब को, कि सिर्फ लोब को ही कर रहा है, ठीक है। ब्रोंकियल निमोनिया में कि उसने पूरे ब्रोंकियल ट्री को ही अफेक्ट कर दिया, ब्रोंकियल्स में, वहाँ से तुम्हारा निमोनिया क्या डेवलप हो, इसकी बिगनिंग ब्रोंकियल्स हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल जो भी एल्वियल की वॉल्स होती है ना उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में निमोनिया डेवलप हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल निमोनिया। सो बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल पोजीशन हम कंसिडर करते हैं कि निमोनिया कौन सा हुआ है, गॉट इट। सो दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ निमोनिया, ठीक है। जब भी लिखोगे टाइप्स को उनको एक्सप्लेन करना है, ऐसे मत सिर्फ एनालिस्ट करके मत छोड़ना उनको, तुम्हें यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ओके, लिटिल बिटल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल खासकर बीएससी वाले तो मैथड सिस्टम की वजह से अगर आप ऐसे ही थोड़ा ही छोड़ देते हो लिख के तो मार्क्स इतने नहीं मिलते, ठीक है। जीएनएम में कंसिडर करते हैं बट जीएनएम को भी चाहिए कि वो भी एक्सप्लेन करें, ये स्कोरिंग होता है। अगर ऐसे ही लिस्ट करोगे तो फिर उतने ही मार्क्स मिलेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स कॉजेज़, ठीक है। अब अगर इसके कॉजेज़ के बारे में बात करो तो वी हैव सो मैनी कॉजेज़ फॉर दी निमोनिया, ठीक है। फर्स्ट जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरिया में सबसे मोस्ट कॉमन जिसे माना जाता है, अगर तुम्हें कोई उठा के पूछ ले कि मोस्ट कॉमन क्या है तो उसको हम करते हैं स्टेफिलोकोकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस। और इसको हम मोस्ट कॉमन इस बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें ज़्यादा रख लेना कि ये एक तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही मोस्ट कॉमनली क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। और बैक्टीरिया में भी सबसे मोस्ट कॉमन कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, गॉट इट। नेक्स्ट इसकी एक और खासियत है कि इसकी वजह से, जैसे हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड पढ़ा ना, तो अगर हमें कोई पूछे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कॉज क्या है तो वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस ओरिसी होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ओरिसी जो क्या करता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में मेन कॉज पाया जाता है कि इसकी वजह से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया डेवलप होता है। तो फर्स्ट इसके बारे में होगी कि ये मोस्ट कॉमन है, दूसरी इसके बारे में बात क्या होगी कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यानी कि कैप करता है, ओके। नेक्स्ट है कि जिस भी पोस्ट इन्फ्लुएंजा पेशेंट को भी ये क्या करता है, ठीक है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा जो पेशेंट होते हैं जिनको सपोज पोस्ट इन्फ्लुएंजा पेशेंट मतलब कि सपोज
कि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंजा हुआ, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होने के बाद उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो उसको निमोनिया हो रहा है ना, उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो भी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा के बाद उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कम पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद जो उसको पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के बाद जब वो ठीक होता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसके बाद अगर उसको कोई निमोनिया वगैरह की इन्फेक्शन होती है तो वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही होती है। गॉट इट। तो ये थोड़ी सी बातें, स्ट्रेप्टोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसके बारे में इतनी बातें याद रखना और इन कॉजेज़ को एक्सप्लेन भी करना। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में लिखना कि फर्स्टली दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, सेकेंडली इट कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एंड थर्डली इट ऑल्सो कॉज पोस्ट इन्फ्लुएंजा निमोनिया, ठीक है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के बाद जो अगर तुम्हें निमोनिया हो रहा है वो भी इसी की वजह से हो रहा है। गॉट इट। तो ये 3 चीज़ें तुमने इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके बारे में क्या है कि ये किन पेशेंट में कॉमनली होता है। फर्स्टली जिनको COPD पेशेंट है, ठीक है। सेकेंडली जो हमारे अस्थमा पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा चांस है कि इसकी वजह से निमोनिया होगा, ठीक है। फर्स्टली COPD, सेकेंडली अस्थमा के पेशेंट में इसके ज़्यादा चांस है कि उनमें ये ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उनमें ये वाला जो बैक्टीरिया है वो कॉज कर सकता है निमोनिया, ठीक है, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। तीसरा, जो पर्टिकुलरली चिल्ड्रन को टारगेट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी 3 चीज़ें होगी। COPD अस्थमा के पेशेंट को टारगेट करता है, दूसरा जिनकी कम्युनिटी कम है उनको टारगेट करेगा, और तीसरा चाइल्ड को, चाइल्ड में निमोनिया भी इसी की वजह से होता है। गॉट इट। नेक्स्ट तुम्हारा आ गया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को हम वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं। गॉट इट। वी ऑल्सो कॉल इट एज वॉकिंग निमोनिया, ठीक है। ये हमारा वॉकिंग निमोनिया भी ऐसा जाना जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉपरली क्या होता है कि ये हमारे यंग इंडिविजुअल जो यंगस्टर हैं उनको अफेक्ट करता है। किनको अफेक्ट करता है माइकोप्लाज्मा? हमारे यंगस्टर को, जो यंग इंडिविजुअल हैं उनमें क्या करता है कि ये उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के पास क्या होता है कि सेल वॉल की लैक होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक है उनसे ये रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीजिनोला निमोनिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि इनहलेशन, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? वाटर सोर्स, ठीक है। वाटर सोर्स, कोई कंटेमिनेट तुमने वाटर इनहेल कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो तुम्हें हो रहा है लीजिनोला, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? कंटेमिनेट वाटर को इनहेल करने की वजह से। जहाँ पे तुमने कोई भी कंटेमिनेट वाटर तुमने पी लिया कुछ ऐसा, उसकी वजह से तुम्हें क्या हो रहा है कि निमोनिया हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसकी मोस्ट कॉमन सोर्स याद रखना कि ये वाटर सोर्स है इसकी मेन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में एक और बात आएगी वो भी बताऊंगी। फर्स्टली इसके बारे में याद रखना कि तो लीजिनेला निमोनिया है वो तुम्हें किसकी वजह से हो रहा है? वाटर सोर्स की वजह से। अगर तुमने कंटेमिनेट वाटर इनहलेशन कर लिया, ठीक है, तुम्हारा एक रिस्क फैक्टर आएगा इनहलेशन, हम पढ़ेंगे। इनहलेशन में क्या होता है कि जब हम कोई भी मतलब कि इनहलेशन पैथोजन कोई इनहेल कर लेते हैं उसकी वजह से जो हमें निमोनिया हो रहा है उसको हम इनहलेशन निमोनिया बोलते हैं। तो लीजिनेला निमोनिया भी क्या है कि ये वाटर सोर्स को इनहेल करने की वजह से हमें होता है, ठीक है। इसकी ये बात याद रखना। तो ये जो तुम्हारे हो गए थे बैक्टीरिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी वायरल। सो सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है वो हमारा है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये बेसिकली ईजिली क्या करता है, हमारा जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्या है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको इसने क्या कर देना है? डैमेज कर देना है। इसने ईजिली क्या करता है बैक्टीरिया हमारे लंग्स को, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको डैमेज करेगा। अगर रेस्पिरेटरी डैमेज हो गया तो बैक्टीरिया के लिए ईजिली होगा कि वो हमारे लंग्स में रीच कर पाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होने की वजह से इसको क्या करते हैं कि उसको डैमेज करने की वजह से जो भी बैक्टीरिया अंदर जा पा रहा है उसका मेन कॉज क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हाई रिस्क ग्रुप जैसे आते हैं जी चिल्ड्रन में या फिर एल्डरली, ठीक है जी। हाई रिस्क क्यों है कि देखो बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, दूसरा जो हमारे एडल्ट्स हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि इसको क्या कॉज करता है? ये निमोनिया कॉज करता है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है RSV, ठीक है।
RSV क्या है कि बेसिकली इन्फेंट और जंग चाइल्ड को या फिर ओल्डर अडल्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि ये हमारे जो RSV है वो जंग चाइल्ड को, ठीक है, देन इन्फेंट को, ठीक है, इनको क्या कर रहा है कि वो अफेक्ट कर रहा है। तीसरा जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको, ठीक है। इसके बारे में ये बात याद रखना कि एक तो जंग चाइल्ड को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा जिनकी भी इन्फेंट है, ठीक है, जंग चाइल्ड, इन्फेंट, एल्डरली, एंड थर्ड वन इज जिनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है। एक तो हो गए जंग चाइल्ड, दूसरा हो गया इन्फेंट, तीसरा हो गया एल्डरली, एंड चौथा हो गया जिनकी इम्यूनिटी डाउन है। तो इन दोनों को ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस क्या करता है कि लंग सेल्स को डायरेक्टली क्या कर देता है, कोरोना वायरस डायरेक्ट क्या करेगा, लंग सेल्स को डैमेज करेगा। जब ये लंग सेल्स को डैमेज कर जाता है तो ये क्या करता है कि हार्ड हो जाता है पर्सन के लिए ब्रीथ करना, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है कि ब्लड में कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लंग्स को क्या करता है, कोरोना वायरस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अडीनो वायरस, ठीक है। ये भी क्या है कि इसको भी हम एज अ जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें वायरल निमोनिया होता है। ये दोनों में करेगा, जैसे तुम्हारे चाइल्ड में भी होगा और तुम्हारे अडल्ट में भी होगा। दूसरा फिर से वही बात, जिसकी इम्यूनिटी कम है उन तीनों में अडीनो वायरस के चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ वायरस हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं, हमारा निमोनिया कॉज कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है फंगस, ठीक है। फंगस की अगर बात करें तो फर्स्टली आता है हिस्टोप्लाज्म, ठीक है। हिस्टोप्लाज्म जैसे बर्ड्स और बैट्स से ये होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हमने उनके जो स्पोर्स वगैरह इनहेल कर लिए किसी पर्सन, ठीक है, बैट्स और बर्ड्स के सब लोगों को कुछ बर्ड्स वगैरह बैट पसंद होते हैं वो, ठीक है, उनसे लगे रहते हैं। तो अगर वो उनके स्पोर्स वगैरह इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, निमोनिया वगैरह हो रहा है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में उनके एक्सपोज में आ रहे हैं, उनके स्पोज वगैरह को इनहेल कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलुटम फंगस है जो निमोनिया कॉज कर रही है, ठीक है। इनमें तुम अगर बैट्स वायरस के स्पोज इनहेल करते हो तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। वो कॉज माना गया कि उन पे होता है ये हिस्टोप्लाज्म वगैरह, तो तुम्हें निमोनिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है कॉक्सीडियोइमाइट्स, ठीक है। इसके साथ इमाइट्स भी है, इसका फुल नेम है इमाइट्स, कॉक्सीडियोइमाइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये साउथ वेस्टर्न में होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। साउथ वेस्टर्न में ये वाला फंगस पाई जाती है, बेसिकली कैलिफोर्निया की साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है कि फंगस के स्पोर्स वगैरह इनहेल करने की वजह से निमोनिया होता है, ठीक है। फंगस के हम क्या करते हैं कि कोई भी पर्सन फंगस के जो कर लेता है स्पोर्स वगैरह अगर इनहेल कर लेता है तो उसकी वजह से उसको निमोनिया होता है। और ये वाला ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, साउथ वेस्टर्न में। साउथ वेस्टर्न में भी कैलिफोर्निया के आसपास की जगहों में पाया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है। ब्लास्टोमाइसिस, तो ब्लास्टोमाइसिस बेसिकली सॉइल में होता है, ठीक है, जहाँ फिर ऑर्गेनिक मैटर में। ब्लास्टोसिस किस में होता है, सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या है कि अगर हम सॉइल में फंगस वगैरह के जो भी इसके स्पोर्स होते हैं उनको इनहेल कर लेते हैं सॉइल्स में, ठीक है, उसके द्वारा डस्ट वगैरह हमारे अंदर गई, उनमें इनके स्पोर्स भी साथ में चले गए, तो दैट विल अगेन लीड टू निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीमोसिस्टिक जीरोवेसी, ठीक है। इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं कि नीमोसिस्टिक कार्नी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है कि नीमोसिस्टिक कार्नी भी है, ऑल्सो कॉल्ड एज नीमोसिस्टिक कार्नी, ठीक है। तो दिस इज द टाइप दैट कॉज नीमोसिस्टिक निमोनिया, ठीक है। ये उनको अफेक्ट करती है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, ठीक है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा उनमें क्या होगा, नीमोसिस्टिक कार्नी नाम की एक इन्फेक्शन होगी। तो ये सारे चारे फंगस हैं जो क्या निमोनिया कॉज कर रही हैं। बेसिकली इनमें क्या है कि जो स्पोर्स है उनकी इनहालेशन की वजह से ही निमोनिया हो रहा है, ठीक है। अलग अलग उनके कारण है। जो प्लाज्मा कैप्सूल है उसको भी स्पोर्स पे जैसे बैट्स वगैरह के अगर कांटेक्ट में आते हैं तब उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है रिस्क फैक्टर्स, ठीक है।
सो इस वीडियो में प्रोसेस ही काफ़ी लंबे हो गए। ये रिस्क फैक्टर्स वगैरह जो पैथोवैस्टिक क्लिनिकल फीचर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे तुम्हें एक मैकेनिज्म पूरा क्लियर होगा कि हाँ कैसे बेसिकली निमोनिया का डेवलप होता है, और पैथो से भी तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिस्क फैक्टर, पैथो एंड क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे। उसके नेक्स्ट में डायग्नोस्ड और ट्रीटमेंट देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।